जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं UHS MD कैट के पास्ट पेपर। और ये जो MD कैट के पास्ट पेपर है, हम 2010 से लेकर 2024 तक सारे जो है ये पास्ट पेपर UHS के जो आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये आज का चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के आज न्यूमेरिकल सारे सारे MD कैट के पास्ट पेपर सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन चलता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, और वो ये है कि यूनिट ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये हमें एक रिएक्शन दिया गया, मैं जो साइड पे लिख लेता हूँ कि हाइड्रोजन और आयोडीन H2 और I2 ये हमें मिलकर दे रहे हैं 2HI। कह रहा है इस रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ Kc बताएं। अगर आप देखें कि इस रिएक्शन के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, एक हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल है और एक ही आयोडीन का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जिसको मैं NR लिखता हूँ वो कितने हैं 2। और अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं तो वो भी कितने हैं 2। तो N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी कितने हैं 2। तो जब भी ऐसा हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो आप याद रख लें कि इस केस के अंदर Kc का कोई यूनिट नहीं होता। Kc का कोई यूनिट नहीं होता। Kc हैव नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता Kc का। जब क्या हो, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। तो ये आपने बात याद रखनी है। तो ये हमारी बात इस वाली कंडीशन के अंदर फॉलो कर रही है जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी है। तो हमारे पास इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, Kc हैज़ नो यूनिट, बी वाली ऑप्शन। मगर आप एक बात याद रख लें कि अगर कहीं इस तरह का सवाल आ जाए कि आपको Kc के यूनिट निकालने पड़ जाएं उस इक्वेशन के लिए, जिस तरह के आपके पास N2 + 3H2 हमें अमोनिया बना के देते हैं 2NH3, और अब वो कहे कि इस रिएक्शन के लिए आप Kc के यूनिट निकालें। अब तो इसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर नहीं है। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं NR है हमारे पास 4 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट NP क्या है वो 2। तो अब ये बराबर नहीं है। तो इस केस में आप कैसे नंबर ऑफ Kc का यूनिट निकालेंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट है, वो आप देख लें। शॉर्टकट ये है कि Kc का यूनिट निकालने के लिए आपने क्या लिखना है, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा n से मुराद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो करें डेल्टा n की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 हैं माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 4। 2 - 4 इज इक्वल टू -2। अब हम डेल्टा n की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और कंसंट्रेशन की वैल्यू भी पुट कर देंगे। कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है मोल पर dm³ और डेल्टा n की वैल्यू हमारे पास आई -2। अब ये -2 मोल से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, मोल -2, और ये -3 डेसीमीटर क्यूब के -3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, डेसीमीटर क्यूब +6, डेसीमीटर +6। तो ये हमारे पास Kc के यूनिट आएंगे किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। तो जब भी आपने Kc के यूनिट निकालने हैं तो इस तरह निकालने हैं। उसके लिए शॉर्टकट आपको मैंने बता दिया है। कौन सा शॉर्टकट है, ये वाला, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा n, और डेल्टा n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, इससे बहुत सारे सवाल हल हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं। वो कह रहा है इफ़ इन AgCl सोल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज एडिड, मतलब सम साल्ट ऑफ NaCl इज एडिड, AgCl विल बी प्रेसिपिटेट आउट ड्यू टू। AgCl प्रेसिपिटेट होगा किसकी वजह से। तो ये वाला सवाल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये आयोनाइज कैसे होगा, AgCl और उसके साथ NaCl। अच्छा, अब AgCl जब आयोनाइज होगा तो हमारे पास जो साल्ट आयंस बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे उसको देख लेते हैं। AgCl ये जब आयोनाइज होगा तो हमारे पास आयंस बनेंगे Ag+ और Cl-। अब वो कह रहा है इसी AgCl में हमने NaCl का सोल्यूशन भी डाल दिया है, और NaCl के सोल्यूशन के डालने के बाद Na जो है वो आयोनाइज हो जाएगा Na+ और Cl-। मतलब ये कि जो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसंट्रेशन ऑफ Cl- है वो इंक्रीज हो रही है। ये कंसंट्रेशन ऑफ Cl- इंक्रीज हो रही है, और ये कॉमन आयन है। ये क्या है, कॉमन आयन है। और जब कंसंट्रेशन ऑफ Cl- इंक्रीज होगी तो ये जो AgCl वाला सोल्यूशन है ना, Cl आयन के बढ़ने की वजह से ये दोबारा AgCl प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्यों प्रेसिपिटेट हो रहा है, कॉमन आयन की वजह से। तो आंसर इसका होगा
कॉमन आयन इफेक्ट, डी वाली ऑप्शन में कॉमन आयन इफेक्ट, डी वाली ऑप्शन में कॉमन आयन इफेक्ट। आगे वो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हाट विल हैपन ऑन कूलिंग। कूलिंग मतलब ठंडा करने पे इस रिएक्शन को क्या होगा। इसको हम अगले पेज पर करते हैं। ये वाला सवाल था, फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हाट विल हैपन ऑन कूलिंग। तो इसको ठंडा करने पर क्या होगा। आपको पता है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब जो एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो वाला जो रिएक्शन है वो रिवर्स रिएक्शन में चला जाएगा, रिवर्स में। और अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ करने से वो फॉरवर्ड रिएक्शन में चला जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से मुराद प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। तो इस केस के अंदर जो हमने सवाल लिया है वो कह रहा है NH3 की फॉर्मेशन को बताएं। तो NH3 की जब हम इक्वेशन लिखते हैं N2 + 3H2, ये हमें 2NH3 देता है। तो इस केस में वो कह रहा है हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, डिक्रीज। तो अभी मैंने कहा टेम्परेचर डिक्रीज करने से रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये चले जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट NH3 ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से ये होगा हमारे पास। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। ए ऑप्शन है मोर रिएक्टेंट विल बी फॉर्म, तो ये तो नहीं होगा, मैंने अभी कहा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। बी ऑप्शन है मोर H2 विल बी फॉर्म, तो ये भी नहीं होगा, H2 तो रिएक्टेंट है, N2 भी रिएक्टेंट है। सी ऑप्शन है मोर N2 विल बी फॉर्म, ये भी नहीं होगा, ये भी रिएक्टेंट है। डी ऑप्शन है मोर प्रोडक्ट NH3 इज फॉर्म, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगी कि मोर प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी ना कि ज़्यादा रिएक्टेंट बनेंगे। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ये डी वाली, ठीक है। अगला सवाल है, अ बफर सोल्यूशन इज दैट विच रेजिस्ट द चेंज इन। तो आप ये पढ़ ही चुके हैं, बफर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि चेंज इन pH को रेजिस्ट करता है, pH को चेंज होने नहीं देता। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लें, हाँ आगे जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, द केमिकल सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर गिव्स H+ आयन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे। आपको पता ही है कि जो हमारे पास ब्रोंस्टेलोरी कंसेप्ट है या फिर दूसरे आर्हेनियस कंसेप्ट है, वो कहता है कि कोई भी सब्सटेंस जब पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, आर्हेनियस कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी सब्सटेंस जब पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए और वो हमें H+ आयन दे, जिस तरह HCl होता है, तो H+ आयन देने का मतलब वो एक सब्सटेंस एक एसिड है। तो इसलिए इसका आंसर फिर क्या होगा कि जो सब्सटेंस H+ आयन दे वाटर में वो क्या होता है, एसिड। तो ये सवाल होगा हमारे पास सी ऑप्शन में करेक्ट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये सी ऑप्शन। आगे यदि pH ऑफ आवर ब्लड की, हमारी ब्लड की pH कितनी होती है वो आपको याद होनी चाहिए, 7.3 से 7.4 के दरमियान, ये आपके बुक में लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, और ये अहम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन टू HF इज 10⁻⁻13। तो आप लिख लें यहाँ पर रिएक्शन, पहले रिएक्शन हम लिख लेते हैं। वो कह रहा है 2HF डिकम्पोज हो रहा है H+F में, ठीक है, H2 और F2 में, इसमें वो डिकम्पोज हो रहा है। और इसके लिए जो Kc की वैल्यू है, Kc इज इक्वल टू है 10⁻⁻13 कह रहा है एट, ये टेम्परेचर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन, Kp की वैल्यू फाइंड करें। आपको जो है रिलेशन पता ही है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT और इसकी पावर ΔN, ये आपको रिलेशन पता ही है। मतलब ये कि अगर हमें Kp की वैल्यू निकालनी है तो Kc की वैल्यू चाहिए, वो हमें दी गई है ये, और RT इंटू ΔN इनकी वैल्यू चाहिए। मगर यहाँ पर क्या होगा कि अगर ΔN 0 आ गया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बराबर हो गए, तो फिर ये वाली सारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी और फिर Kp की वैल्यू Kc के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आप याद रखें कि जब भी ΔN
वो जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर क्या होता है, Kp की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाती है Kc से। और अगर ऐसा हो कि डेल्टा n जो है वो लेस देन 0 आ जाए तो फिर क्या होता है, Kp की वैल्यू जो है वो स्मॉल हो जाती है Kc से। ये तीनों रिलेशन आपको ज़रूर आने चाहिए। और अगर ऐसा हो कि डेल्टा n की वैल्यू बड़ी आ जाए 0 से तो फिर क्या होता है, फिर Kp की वैल्यू जो है वो बड़ी होती है और Kc की छोटी होती है। तो ये दोनों रिलेशन आपने याद रखने हैं। इस सवाल के अंदर हमारे पास कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है, वो है 1 वाला। अगर आप देखें तो इस सवाल के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसके भी 2 मोल हैं और ये जो प्रोडक्ट है इसके भी 2 मोल हैं। तो मतलब डेल्टा एन क्या होएगा, 0 आएगा ना। फिर डेल्टा एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। और हमने कहा जब डेल्टा एन 0 आए तो फिर क्या होता है, के पी इज इक्वल टू के सी होता है। तो मतलब के पी की वैल्यू भी वही होगी जो के सी की होगी। तो के सी की हमारे पास है 10 की पावर -13, तो के पी की भी वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर -13। तो के पी इज इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर -13। और ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में मौजूद है, सी ऑप्शन में, के पी इज इक्वल टू 10 की पावर -13। जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH विद द कंसंट्रेशन ऑफ 10 की पावर -3। क्या पूछ रहा है वो, NaOH की क्या पूछ रहा है, पीएच पूछ रहा है जी। तो आपको पता है कि ये NaOH जो है एक बेस है और NaOH जब आयोनाइज होगी तो ये हमें बनाकर देगी Na+ और OH नेगेटिव। और जब NaOH 1 मोल है तो इसके OH नेगेटिव के भी 1 मोल बन रहे हैं। अब वो कह रहा है NaOH की जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -3 है। तो फिर OH नेगेटिव आयंस की भी कंसंट्रेशन कितनी होगी, -3, क्योंकि पहले 1 थी तो ये भी 1 थी और ये भी अब -3 है तो ये भी -3 होगी। अब वो कह रहा है कि हमें आपको देनी है पीएच, मगर हम इस OH की कंसंट्रेशन से तो POH निकाल सकते हैं, पीएच तो नहीं निकाल सकते। तो हम पहले POH निकालेंगे। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन और आपको माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई है, 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 हम पुट कर देंगे। -3 आपको लॉग की पावर पता है कि लॉग का रूल है कि जो पावर है वो लॉग के पीछे आ जाती है। तो माइनस ये वाला पहले ही रहेगा, उसके बाद ये -3 आ गया, log 10 रह गया और माइनस इंटू -3 हो गया। और log 10 कितना होता है, log 10 आपको पता है, log 10 हमारे पास होता है 1। तो हमारे पास POH की वैल्यू आ गई 3। ये किसकी वैल्यू आई है, POH की। मगर आप जानते हैं हमें तो pH चाहिए, उसने सवाल में कहा pH मालूम करें। तो आप एक रिलेशन जाते हैं जिसमें हम लिखते हैं pH इज इक्वल टू, सॉरी, आप जानते हैं pH प्लस POH, pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14। और इसमें से हमें pH चाहिए तो pH को उधर ही रहने देते हैं, POH को उधर ले जाते हैं। तो 14 माइनस POH आ जाएगा और POH की वैल्यू पुट करेंगे तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास 11 आंसर आ जाएगा, दैट इज इन बी ऑप्शन। हमारे पास अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड द नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू NO2 में और ये डेल्टा H इज इक्वल टू -114 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि माइनस एंथैल्पी का मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और जब एक्सोथर्मिक है तो आप ली चार्ले प्रिंसिपल के मुताबिक, अभी मैंने पीछे ही आपको बताया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन में चला जाएगा। तो मतलब आपने अभी पढ़ा मेरे ख्याल से कि अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ करने से वो किधर जाएगा, रिवर्स में, रिवर्स रिएक्शन में, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। और अगर हम टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ करने से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को अगर हमने कैरी करना है, मतलब ये रिएक्शन अगर करवाना है तो हमें टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा,
डिक्रीज़ करना, कम रखना पड़ेगा ताकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, द रिएक्शन मस्ट बी कैरीड आउट एट लो टेम्परेचर, जो कि सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, आपके पास एक रिलेशन है, वो कह रहा है कि आपके पास जो हैंडरसन इक्वेशन है उसका क्या रिलेशन होता है। व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर बिटवीन पी एच एंड पी के ए। तो आपको ये हैंडरसन इक्वेशन कहलाती है, जिसमें होता है पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग बेस ओवर एसिड। अच्छा, अब बेस ओवर एसिड आपने लिख दिया। अगर आप चाहें कि ये बेस ऊपर ना रह के नीचे आए, ठीक है, तो फिर इसका रिलेशन इस तरह हो जाता है कि पी एच इज इक्वल टू पी के ए माइनस, जब आप ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस एसिड की पावर ऊपर आ गई कंसंट्रेशन और नीचे आ गई बेस की। तो ये दोनों रिलेशन करेक्ट हैं। हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सा रिलेशन यहाँ पर लिखा गया है। अगर हम ए ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन में उसने लिखा पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग एसिड ओवर बेस। तो ये अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर बेस आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। आगे है पी एच इज इक्वल टू पी के माइनस लॉग बेस ओवर एसिड। नहीं, अगर ऊपर बेस है तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। आगे सी में उसने लिखा पी एच इज इक्वल टू पी के ए माइनस लॉग एसिड ओवर बेस। ठीक है, ये वाला रिलेशन करेक्ट है। तो यहाँ पर ये रिलेशन लग रहा है सी वाली ऑप्शन में, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे वो डी में कह रहा है पी एच, यहाँ पर तो उसने पी के ए इधर लिख दिया, पी एच इधर लिख दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी वाली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर के एस पी। के एस पी की कौन सी रिप्रेजेंटेशन है। हमारे पास इक्वेशन है ए जी इज इक्वल टू ए जी प्लस सी एल नेगेटिव। आप पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, ए जी सी एल, ये आयोनाइज होकर हमें दे रहा है ए जी प्लस एंड साथ में सी एल नेगेटिव। इसके लिए के एस पी का रिलेशन लिखना है। और जो के एस पी का जब भी आपने रिलेशन लिखना है ना, तो आपने क्या लिखना है कि के एस पी इज इक्वल टू, ये जो बनते हैं ना आयंस, इनकी कंसंट्रेशन ले लेनी है। तो इनकी कंसंट्रेशन कैसे आएगी, ए जी प्लस और साथ में सी एल नेगेटिव। अच्छा, अब इसके ऊपर पावर भी आ सकती है। अगर यहाँ पर पीछे 2 होता तो फिर वो पावर में आ जाता, मगर यहाँ पर अभी 2 है नहीं तो हम नहीं लिखते। अगर 2 होता तो फिर ये Cl2 की पावर में आ जाता, मगर अभी है नहीं, हम नहीं लिखते। तो इसका ये रिलेशन बनेगा के एस पी इज इक्वल टू ए जी प्लस सी एल नेगेटिव। सिंपल ये रिलेशन बन जाएगा। तो हमारे पास है सी ऑप्शन में ए जी प्लस सी एल नेगेटिव, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है वही जो पीएच का हमने पूछा था, ब्लड के पीएच। ह्यूमन ब्लड मेंटेन्स इट पीएच बिटवीन 7.3 से 4 तक। तो ये 2 बार सवाल आ चुका है, इसको ज़रूर ये इस तरह का सवाल किया करें अपनी बुक जब रीडिंग कर रहे हो। 13 क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ के एस पी फॉर पी बी एस ओ 4 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू। ये एम डी का 2016 में इस तरह का सवाल आ गया कि बच्चों को लगा ये न्यूमेरिकल है, मगर ये न्यूमेरिकल है नहीं। ये आपकी बुक में जो है, अब देखें के एस पी की जो वैल्यू है वो आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको सोल्युबिलिटी की वैल्यू पता हो, और यहाँ पर उसने सोल्युबिलिटी की वैल्यू तो दी नहीं है। तो सोल्युबिलिटी की वैल्यू नहीं दी तो आप के एस पी को कैसे निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली ये हमारी बुक में एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी कि पी बी एस ओ 4 की जो के एस पी की वैल्यू होती है 25 डिग्री पे, वो 1.6 इंटू 10 की पावर -8 होती है। पंजाब बुक में लिखी हुई थी, तो वहाँ से ये एमसीक्यूज उठाया गया है। समझ ले क्रैमिंग वाला सवाल था ये, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन केसी हैज़ नो यूनिट। अच्छा, आपको पीछे ये भी बताया है कि केसी के जो है वो नो यूनिट होंगे, कोई यूनिट नहीं होगा जब केसी की क्या कंडीशन हो। क्या कंडीशन हो भी बताएं जल्दी से। जब क्या हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, तो वो देखते हैं किसमें है। इसमें अगर देखें तो जो रिएक्टेंट है वो 4 मोल हैं और जो प्रोडक्ट है वो 2 मोल है, तो इसमें बराबर नहीं है, तो इसमें केसी के यूनिट आएंगे। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने वो ढूंढना है जिसमें केसी के यूनिट ना आए। सी ऑप्शन में देखेंगे तो ये रिएक्टेंट के 2 मोल हैं, जबकि रिएक्टेंट के 3 मोल हैं, जबकि प्रोडक्ट के 2 मोल है, तो इसके लिए भी केसी के यूनिट आएंगे, बराबर नहीं है ये। डी ऑप्शन में देखिए तो रिएक्टेंट के 3 मोल हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल, इसके लिए भी आएंगे, ये भी बराबर नहीं है। बी में देखें तो अगर रिएक्टेंट के भी 2 मोल हैं और प्रोडक्ट के भी 2 मोल हैं, तो हमारे पास बी ऑप्शन ऐसी है जिसमें केसी के
कोई यूनिट नहीं आएंगे। तो ये एक आपने सवाल ज़रूर करना है। अब जो नेक्स्ट सवाल है समझ लें, वेरी जो है समझ लें सवाल ट्रिकी समझा जाता था। एमडी कैट 2017 में आया जो कि पेपर कैंसिल हो गया था बाद में। सवाल ये है, वो कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें ये एक अल्कोहल और ये एसिड मिलकर हमें ये बना कर दे रहे हैं एस्टर और साथ वाटर निकल रहा है। कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन इनकी थी कि अल्कोहल की 1 मोल, एसिडिक 1 मोल, इसकी 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो शुरू में 0 ही होंगी। इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन 0.33 होगी, इसकी भी 0.33 होगी, इसकी 0.6 होगी। कह रहा है इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू थी 4, ठीक है, केसी की वैल्यू कितनी थी 4। वट आर द न्यू concentrations of all the species if 1 mole of each CH3CH2OH and CH3COOH are added to the equilibrium mixture। कह रहा है अगर हम 1 मोल ही मैं इसका और 1 मोल ही इसका दोबारा डाल दूं इस कंडीशन के ऊपर, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, तो फिर ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ हैं ये कितनी हो जाएंगी, कितनी नई वैल्यूज़ इनकी आएंगी, क्या नई वैल्यूज़ आएगी इनकी। तो बच्चों आप एक बात याद रखें कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो दोबारा बहाल हो जाती है। पहले हमने 1 मोल इक्विलिब्रियम पे इनकी इतनी कंसंट्रेशन थी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे इतनी कंसंट्रेशन थी, मगर जब हमने 1 मोल और डाल दिया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपने पढ़ा है डिस्टर्ब हो जाएगी ली चैलरियन प्रिंसिपल के मुताबिक। और जब डिस्टर्ब हो जाएगी तो रिएक्टेंट फिर ये फॉरवर्ड की तरफ जाना शुरू कर देगा, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाना शुरू कर देगा और प्रोडक्ट ज़्यादा होने शुरू कर देगा। मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और रिएक्टेंट की तो हमने कर ही दी है ज़्यादा, ठीक है। तो न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्टेंट की वैल्यू भी डबल हो जाएगी 0.33 से 0.66, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में है, और प्रोडक्ट की भी डबल हो जाएगी, वो भी हमारे पास सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके लिए आप याद रखें कि रिएक्टेंट की वैल्यू भी डबल हो जाएगी जब आप ज़्यादा रिएक्टेंट डालेंगे, और प्रोडक्ट की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। सिंपल, आपने ये याद रखना है। आगे जो है हमारे पास एक अच्छा सवाल है, और वो सवाल है KSP की न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। वो कह रहा है हमारे पास एक CaOH2 is sparingly soluble having CaOH2 is sparingly soluble having solubility product value, ये KSP की वैल्यू है 6.5 10 की पावर -6। वट विल बी इट्स सोलिबिलिटी, इसकी सोलिबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले तो आप देख लें CaOH2 ये किस तरह का साल्ट है, ये किस तरह का साल्ट है। तो जब ये आयनाइज होगा तो ये Ca+ 2OH नेगेटिव आयन बनाएगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर, इनिशियल स्टेज के ऊपर तो ये 0 होंगे, इनिशियल पे ये भी 0 होगा, ये भी, मगर जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आएगी तो ये इसकी वैल्यू S हो जाएगी और इसकी 2S हो जाएगी, और 2S की पावर 2, क्योंकि ये इसके पीछे 2 लगा हुआ है। अब जब हम इसकी KSP की वैल्यू लिखेंगे तो आपको अभी मैंने बताया KSP की वैल्यू क्या होती है, वो इक्वल होती है जो आयंस बने उनकी कंसंट्रेशन के, K+ की और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के ऊपर। K+ की हमारे पास S है, मल्टीप्लाई OH नेगेटिव की 2S की पावर 2 है। जब आप इसको करेंगे तो S इंटू 4 इंटू S की पावर 2, और इसको सोल्व करेंगे तो 4S की क्यूब आ जाएगा हमारे पास। मतलब जब भी हमारे पास इस तरह का साल्ट हो कि जिसमें एक केटाइन और 2 एनाइन बने, मतलब जिसको हम कहते हैं AB2 टाइप साल्ट जब भी है तो उसके लिए KSP का रिलेशन क्या आएगा 4S क्यूब। मतलब इसके लिए KSP का वैल्यू क्या है 4S का क्यूब, ये इसकी वैल्यू है। तो आपने याद रखना है। इस तरह आप AB1 वाले की भी वैल्यू बना सकते हैं। AB1 वाले की हमारे पास आएगी KSP इज इक्वल टू S का स्क्वायर, ये किसके लिए है AB1। और इसी तरह आप AB3 वाले की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी आती है KSP इज इक्वल टू 27S की 4, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हमने किसकी निकाली AB2 टाइप की। तो ये तीनों तरह के रिलेशन आपसे अलग से MCQs में भी पूछे जाते हैं कि AB1 टाइप साल्ट के लिए KSP का क्या रिलेशन आएगा, सोलिबिलिटी और KSP का, AB2 और AB3। तो अभी हमने AB2 का निकाला है, तो यहाँ से हमने
KSP हमें दी गई है, सोलेबिलिटी S हमें चाहिए, तो हम सोलेबिलिटी S को एक तरफ कर लेते हैं। आगे क्या आ जाएगा, KSP इज ओवर ये 4 उधर जाकर डिवाइड और इनकी पावर 1/3 हो जाएगी। KSP की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास है 6.5 इंटू 10 की पावर -6, ये वाली वैल्यू, और डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 की पावर 1/3। ये 6.5 जब डिवाइड होगा ना 4 से, तो समझ लीजिए 6 ही है, तो 6 जब 4 से डिवाइड होगा तो वो आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -6, और ये 1/3 तो वैसे ही आ जाएगा। अब जब 1/3 है, ये जब -6 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2, और ये जो 1.5 की पावर 1/3 है ये ऑब्वियसली 1.5 से कम ही होगी कि नहीं। तो 1.5 से कम हमारे पास ऑप्शन में कौन सी है, 2.7, 2.7, 3.6, 1.5 से हमारे पास 1.17 है, तो ये आएगा 1.17 इंटू 10 की पावर -2, तो वो हमारे पास किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। वो हमारे पास बी ऑप्शन में है। तो बच्चों आप तो इस तरह जो है न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जी। तो अब अगला सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरेंजली सोलुबल सॉल्ट एट 298 केल्विन रेज़्ड टू द पावर ऑफ देयर रिलेटिव कंसंट्रेशन इज। ये डेफिनेशन है एक्चुअली KSP की। KSP में हम क्या करते थे कि जो एक सॉल्ट बन रहे हैं उनकी कंसंट्रेशंस का पावर जो उसकी कोफिशिएंट में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आती थी वो लिख लेते थे, और उससे हमें KSP का रिलेशन मिल जाता था, इस तरह का कुछ। तो वो यही डेफिनेशन पूछ रहा है कि जिसमें प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और इनकी पावर रेज़ टू द पावर ले लें तो वो क्या होता है, तो वो KSP कहलाता है। 18वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन अकॉर्डेंस विद द ली चैटलियर प्रिंसिपल्स। आप ली चैटल प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, वहाँ पर आपने देखा प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ये तीनों ही ऐसे फैक्टर हैं जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो वो हमारे पास ऑप्शन तीनों ही ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो डी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। याद रखिएगा ये जो तीन हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टेम्परेचर और प्रेशर, ये जो तीनों हैं ये अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को, अफेक्ट करते हैं। मगर ये जो कैटालिस्ट है ना, ये कैटालिस्ट जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता, मगर ये करता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करने में जल्दी करवा देता है। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन जल्दी अटेन हो जाती है, अटेन फास्टर, ये आपने याद रखनी है। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता मगर उसको अटेन करवा देता है जल्दी, फास्टर। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगी ए वाली कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता मगर उसको अटेन जल्दी करवा देता है। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू KC यूनिट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन N2 2NH3। आपको मैंने पीछे ही बताया था, मैं पहले इक्वेशन लिख लूँ, N2 + 3H2 2NH3। ये एक इक्वेशन है, इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है KC की, और KC का अभी पीछे रिलेशन आपको वैल्यू निकालने के लिए बताया है। KC का यूनिट निकालने के लिए कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा N। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है, मोल पर dm³, और डेल्टा N की वैल्यू इस केस में क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 4, तो डेल्टा N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2। तो डेल्टा N आ गया हमारे पास -2। अभी मैंने बताया था -2 मोल से मल्टीप्लाई होगा तो मोल की पावर -2 आ जाएगी, और डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो +6 आ जाएगा। मोल -2 डेसीमीटर +6 हमारा आंसर आ जाएगा, और वो है हमारे पास सी ऑप्शन में। आगे जी वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस हैज हाईएस्ट KB वैल्यू। याद रखिएगा जो KB है या फिर KA है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के, मतलब जितनी KB की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी उतना ही वो बेस ज़्यादा और बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जितनी KA की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही
उस एसिड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी हैं। अब यहाँ पर उसने पूछा है कि कौन सी बेस ऐसी है जिसकी Kb की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी। तो किसकी Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी? जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस होगी उसकी Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो हमारे पास है बी वाली NaOH, तो इसलिए इसकी Kb की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। आगे वो कह रहा है व्हाट इज़ द pH ऑफ 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन। तो आप बखूबी जानते हैं अगर हमें किसी एसिड की pH निकालनी है तो उसके लिए क्या रिलेशन होता है। पहले हम लिख लेते हैं HCl सोल्यूशन का वो कह रहा है। तो HCl जब आयोनाइज होगा तो हमें देगा H प्लस और Cl नेगेटिव, और HCl जब 1 मोल है तो उसके नतीजे में 1 मोल H प्लस आयन बन रहे हैं। और अब वो कह रहा है कि HCl की जो कंसनट्रेशन है वो कितनी है? 0.1 मोल। और 0.1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -1। तो इसकी भी 10 की पावर -1 कंसनट्रेशन बनेगी। तो pH निकालनी है, pH इज इक्वल टू होगी माइनस लॉग और 10 की पावर माइनस लॉग H प्लस की कंसनट्रेशन ना, हाँ जी, माइनस लॉग H प्लस की कंसनट्रेशन। और H प्लस की कंसनट्रेशन कितनी है? माइनस लॉग H प्लस की कंसनट्रेशन कितनी है? 10 की पावर -1। और -1 क्या आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। ये -1 जो है वो पीछे आ जाएगा, लॉग से पीछे। लॉग से पीछे क्या? माइनस। तो माइनस इंटू -1 लॉग 10, और ये क्या आ जाएगा? माइनस इंटू -1, और ये log 10 1 आता है। तो 1 इंटू 1 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। pH क्या आ गई हमारे पास? 1 आ गई। तो pH हमारे पास आ गई 1, ए ऑप्शन में 22। सैट में आया हुआ सवाल, मतलब सिंध MD कैट में आया था। अच्छा जी, अब ये जो सवाल है इसके लिए मैं पहले जगह बना लूँ। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो इसको सोल्व करने के लिए जगह बना लेते हैं पहले। ये अगर सवाल आप देखें तो वो कहता था pKa वैल्यू ऑफ, ये एसिडिक एसिड की pK वैल्यू ये है, pH ऑफ इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड और उसका साल्ट सोडियम एसीटेट, इसकी जो है वो pH कितनी होगी? एसिटिक एसिड और उसका साल्ट ये है बफर बनाते हैं। आपको याद होगा कि कोई भी वीक एसिड और उस वीक एसिड का साल्ट ये आपस में मिलकर बफर बनाएंगे। और बफर के लिए हम pH जो है वो फाइंड करते हैं हेंडरसन इक्वेशन से, और वो है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट। साल्ट हमारे पास क्या है? सोडियम एसीटेट Na प्लस CH3COO नेगेटिव। सोडियम एसीटेट डिवाइडेड बाय साल्ट ओवर एसिड। एसिड हमारे पास क्या है? CH3COOH, ये हमारे पास है। अब वो कह रहा है कि इस अगर हमें pH फाइंड करनी है तो pH के लिए हमें pKa वैल्यू चाहिए और साल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए और एसिड की। मगर उसने सवाल में कह दिया है कि जो इक्विमोलर से मुराद कि एसिडिक के एसिड की और साल्ट की कंसंट्रेशन भी बराबर है। जब बराबर है तो ये दोनों कट जाएंगी। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? pH इज इक्वल टू pKa रह जाएगा। ठीक है जी, ये रह जाएगा ना। तो जब ये रह जाएगा तो मतलब ये कि फिर pH उतनी ही होगी जितनी pKa की वैल्यू होगी। तो वो हमारे पास आ जाएगा, pKa हमारे पास है 4.7, तो हमारे पास pH भी क्या आ जाएगी फिर? 4.74, और वो हमारे पास किस ऑप्शन में मौजूद है? डी वाली ऑप्शन में। आगे है जी 24 सवाल, प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इज। ये ना तीन जो है रिलेशन आप याद रख लें कि जब KSP की वैल्यू बराबर हो आयनिक कंसंट्रेशन के, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन के, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन, तो फिर क्या होता है? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाती है। क्या बनाती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मगर कहीं पर अगर ऐसा हो जाए कि जब KSP की वैल्यू कम आ जाए और प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा आ जाए, तो फिर जो है वो प्रेसिपिटेशन करवा देती है। तो ये अहम है कि प्रेसिपिटेशन कब होती है? जब आयनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू कम आए KSP से, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा आए KSP से। ये आयनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा हो, KSP की कम हो। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन होगी जब प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी? ये ग्रेटर होगी KSP से, ए ऑप्शन में।
इसका तीसरा रिलेशन भी है, वो भी आप देख लें। और तीसरे रिलेशन में वो बताएगा कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कब बनते हैं। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन तभी बनते हैं जब हम KSP की वैल्यू को ज़्यादा कर दें और आयनिक कंसंट्रेशन को कम कर दें। मसलन कि ये देखें, KSP की वैल्यू अगर ज़्यादा आ गई और प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो कम होगी, तो फिर जो है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। ये आपने याद रखना है। अब वो कह रहा है KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा एन इन द इक्वेशन इफ डेल्टा एन लेस देन 0। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर डेल्टा एन जो है वो लेस देन 0 आएगा तो उस केस में KP की वैल्यू भी लेस देन KC आएगी। तो ये हमारे पास कौन सी रिलेशन है, बी ऑप्शन में, KP की वैल्यू लेस देन KC होगी। आगे वो 26 में कह रहा है द pKa वैल्यूज ऑफ सम एसिड आर गिवन बिलो, चूज द वीकर एसिड। याद रखें कि जो pKa वैल्यू है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ की। जितनी ज़्यादा pKa वैल्यू होगी उतना ही वीक एसिड होगा। तो अभी वो पूछ रहा है कि चूज़ करें कौन सा एसिड जो है वो सबसे वीक है। वीकर एसिड मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ हमने चूज़ करनी है जो सबसे कम होगी, लोएस्ट, और उसके लिए हमें pKa वैल्यू क्या देखनी पड़ेगी, फिर सबसे ज़्यादा वाली। तो ज़्यादा वाली कौन सी होगी, जो कि अभी माइनस में दी है, तो माइनस में जो कम होती है वही ज़्यादा होती है। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो -3 सबसे ज़्यादा ऑप्शन है। तो ये हमारे पास वीक एसिड होगा, H2SO4 सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 क्वेश्चन ली चलती है प्रिंसिपल से उठाया गया है और वो आपको पता है, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके पास एक रिएक्शन है N2H2 जिसको कहते हैं अमोनिया फॉर्मेशन, साथ हीट रिलीज हो रही है। द यील्ड ऑफ अमोनिया विल बी मैक्सिमम एट। आपको पता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक में आपको पीछे ये भी बता चुका हूँ कि अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो रिवर्स में जाएगा। मगर हमें क्या करना है, हमें तो क्या करना है कि वो फॉरवर्ड में जाए ताकि अमोनिया ज़्यादा बने NH3। तो अगर हमें टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो एक तो कंडीशन है कि अमोनिया अगर ज़्यादा बनाना है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, जो कि C और D में है। अब C और D में से करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी वो प्रेशर को देख के पता चलेगा। प्रेशर का केस इस तरह से होता है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लेस हों। तो अगर देखें हम, ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी गई है, इस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास 2 हैं और रिएक्टेंट ज़्यादा है, मतलब कम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरफ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा अगर हम इसका प्रेशर बढ़ा दें। प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लेस होंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं, नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पर लेस होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर लेस है, प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रेशर को इंक्रीज करने से वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा जी। अगर आप आइस और वाटर को इक्विलिब्रियम में है ये, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज करने से होगा क्या कि जो आइस में जो एम्प्टी स्पेस है, मतलब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, आइस की एम्प्टी स्पेसेस कम हो जाएंगी प्रेशर, और एम्प्टी स्पेस जब कम होगी तो ये वाटर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 जो कि MDCAT 2019 में आया हुआ है, फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ये हमारे पास है 2 SO मिलकर हमें SO3 बना रहे हैं। कह रहा है अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो फिर क्या होगा। आपको मैंने अभी बताया कि ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसने बता भी दिया हुआ है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रहा है 2 SO3। तो अगर हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर देंगे, ये भी मैंने बताया था, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन रिवर्स में चला जाएगा। जब रिवर्स में जाएगा तो ये वाले SO2 और O2 की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और SO3 की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यही आंसर आपका बी ऑप्शन में लिखा हुआ है
द कंसनट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 इंक्रीज एंड द कंसनट्रेशन ऑफ SO3 डिक्रीज एट टेम्परेचर इंक्रीज। तो ऑप्शन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जहाँ है सवाल वो फिर वही केपी और केसी के रिलेशन वाला है। इस चैप्टर में केसी के यूनिट और केपी के और केसी के रिलेशन का जो है सवाल वो बहुत अहम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज़ ग्रेटर केपी दैन केसी। तो आपने देखना है कि जिसमें केपी की वैल्यू ग्रेटर हो केसी की कम हो। इस तरह का रिएक्शन देखने के लिए आपको एक कंडीशन मैंने बताई थी कि डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो आनी चाहिए ग्रेटर दैन ज़ीरो। मतलब ये कि डेल्टा एन की वैल्यू कब ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगी, डेल्टा एन की वैल्यू कब ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगी, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, हम कैसे लिखते हैं डेल्टा एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी तो फिर तो डेल्टा एन की वैल्यू बड़ी आएगी ना। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बड़े होने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम होने चाहिए। तो हम देखते हैं किसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 हैं और रिएक्टेंट 3 है। तो ये इसमें तो रिएक्टेंट ज़्यादा है तो ये नहीं हो सकता। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3 है, प्रोडक्ट 2 हैं तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4 हैं, प्रोडक्ट 2 हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसमें है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 3 हैं, तो ये तो हो ही सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी जिसमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं। द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमें पता है क्या प्रोसेस है, हाइबर्स प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, MDCAT 2020। फॉर अ गैसियस फेज रिएक्शन व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो KP और KC में क्या रिलेशन होगा, आपको बता चुके हैं। KP इज इक्वल टू KC होगा जब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, KP इज इक्वल टू KC होगा, सेम होंगी डी ऑप्शन में जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में सेम होंगे। आगे जी, प्योरिफिकेशन ऑफ टेबल साल्ट बाय पासिंग HCl गैस थ्रू इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये आपको पता है कॉमन आयन इफेक्ट की एग्जांपल है सी ऑप्शन में। ये थे आपके पास MDCAT केमिकल इक्विलिब्रियम के पास पेपर के MCQs। इसमें 2022-23 के MCQs मैंने आपको पहले वीडियो बना चुका हूँ, उस वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी आपको शुक्रिया। 2024 के MCQ जो है हम इकट्ठे ही करेंगे, पेपर पूरा ही सॉल्व करेंगे 2024 का। ठीक है, शुक्रिया।